नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और इस वाले चैप्टर के तीन तीन भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का चौथा भाग है। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण, पृथ्वी का उद्भव, स्थल मंडल का उद्भव पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो वायुमंडल और जलमंडल का विकास और जीवन की उत्पत्ति। तो वायुमंडल और जलमंडल का विकास पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर, और लिथोस्फीयर के जो एवोल्यूशन है उसको हम पढ़ चुके हैं। और जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, इसके बारे में भी आज अपन जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे ये पृथ्वी का उद्भव भी पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल और जलमंडल का विकास। तो वायुमंडल और जल मंडल का विकास तीन चरणों में इनका उद्भव हुआ। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, एवोल्यूशन इन 3 स्टेजेस। तो जो पहला जो स्टेज है वो है आदिकालिक वायुमंडल का ह्रास, यानी कि जो पहले का जो वायुमंडल था वो वो किस प्रकार से गया, मतलब कि उसका विनाश किस प्रकार से हुआ। तो आदिकालिक जो वायुमंडल का जो ह्रास है उसमें पृथ्वी व अन्य पार्थिव ग्रहों से आदिकालिक वायुमंडल, हाइड्रोजन व हीलियम की समाप्ति, यानी कि जो पहले जो मैंने बताया था कि जो शुरुआत में पृथ्वी पे केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही गैस थी, फिर बाद में इसकी समाप्ति हुई, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की समाप्ति हुई। इसका कारण था सौर पवन। तो जो सूर्य की जो सौर पवनें थी, जो सोलर जो वाइंड थी, वो बहुत ही अधिक तेज़ी से चल रही थी। तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो उनके मुकाबले बहुत ही कम था। तो जो सौर पवनें जो चली, तो इनके कारण जो यहाँ पे जो पृथ्वी पर जो हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसें थी वो इनको उड़ा कर ले गई। तो मतलब इतनी तेज़ जो सौर पवनें चल रही थी कि जो ये हाइड्रोजन और जो ये हीलियम गैस थी इनको उड़ा कर ले गई और पृथ्वी से इनकी समाप्ति हो गई। और फिर जो दूसरा जो चरण है उसमें है वायुमंडल का निर्माण, यानी कि जो पहले का जो वायुमंडल है उसका तो ह्रास हो गया, उसके बाद जो ये नया वायुमंडल है इसका निर्माण कैसे हुआ ये जानने वाले हैं। तो जो आंतरिक पृथ्वी से गैसों व जल वाष्प का उत्सर्जन, यानी कि जो पृथ्वी के जो अंदर है, अंदर से मतलब गैस, पृथ्वी के जो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर से अनेक गैसें निकली और जल वाष्प निकला, गैसों और जलवाष्प का उत्सर्जन हुआ। इसका कारण था पृथ्वी का ठंडा होना और ज्वालामुखीता और प्लस विभेदन, यानी कि पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हो रही थी, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और विभेदन हो रहा था, जिसके कारण जो पृथ्वी के जो अंदर जो जितनी भी जो गैसें थी वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ गई, लार्वा के रूप में। और जो प्रमुख जो गैसें थी वो बाहर आ गई और जलवाष्प भी बाहर, यानी कि गैसों और जलवाष्प का उत्सर्जन हुआ। गैसेज एंड वाटर वर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर। और जो गैसें जो आई थी उनमें जो प्रमुख जो गैसें हैं, जो मेजर जो गैसेज है वो है जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। दोस्तों ये ज़रूरी है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी गैसें बाहर आई। तो इनमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि कौन सी गैस नहीं है और कौन सी गैस आई। तो ये जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जो गैसें हैं वो बाहर आई थी, प्रमुख गैसें। और फिर जो जलवाष्प का संघनन यानी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वर्षा व कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने से तापमान में कमी आई, यानी कि मैंने आपको बताया था कि तापमान में पहले तापमान बहुत ही अधिक था। तो फिर बाद में क्या है कि वर्षा हुई तो वर्षा व कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने से तापमान में काफ़ी कमी आई। फिर वर्षा जल का गर्तों में इकट्ठा होना,
यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर इन डिप्रेशंस, यानी कि 400 करोड़ वर्ष पहले महासागरों का निर्माण हुआ। यानी कि जो जो ये वर्षा हुई, वर्षा का जो जल था वो खड्डों में यानी गर्तों में इकट्ठा हो गया। तो फिर ये लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले महासागरों का निर्माण हुआ, यानी कि 400 मिलियन वर्ष पहले जो महासागरों का निर्माण हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा चरण है उसमें है वायुमंडलीय ऑक्सीजन। हमने देख लिया है कि जो जितनी भी जो गैसें हैं उनका निर्माण किस प्रकार से, यानी कि शुरुआत में तो वो पुराने वाले वायुमंडल का ह्रास हुआ, फिर नए वाले वायुमंडल का निर्माण हुआ। लेकिन जो भी हमने नए वाले वायुमंडल में जो गैसें देखी उनमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो अब हम जानेंगे कि ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ इस ऑक्सीजन का निर्माण। तो फिर ऑक्सीजन के निर्माण में जो वायुमंडलीय तो 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ ऑक्सीजन का निर्माण। तो 380 करोड़ वर्ष पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर 250 से 300 या 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, फोटोसिंथेसिस। फिर महासागर व वायुमंडल में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी। तो फिर क्या है कि इससे महासागर और वायुमंडल में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले। तो मतलब आज से 200 करोड़ वर्ष पहले महासागर वायुमंडल में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब हम सुनते हैं कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो हमें बताया जाता है कि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन यह एक झूठ है। हाँ, हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन हमें ऑक्सीजन केवल पेड़ों से ही नहीं मिलती। हमें ये कहा जाता है कि ये पेड़ों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, उनकी वजह से ही हम जिंदा हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये एक मिथ है, यह एक झूठ है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीज प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ। ये बिल्कुल झूठ है। तो सच क्या है? सच यह है कि समुद्रों से हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ओशियंस प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन ऑल द ट्रीज कंबाइंड। यानी कि जितने भी जो ये पेड़ हैं, ट्री हैं, वो मिल के भी इतनी ऑक्सीजन नहीं देते। उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें समुद्रों से प्राप्त होती है, हमें ओशियंस से प्राप्त होती है। आप इस पाई चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमें 50% जो ऑक्सीजन है वो जो समुद्रों हैं, ओशियंस हैं, उनसे प्राप्त होती है। 25% ऑक्सीजन जो ये भूमि पर जो ये पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त होती है। और जो बाकी 25% है वो जो अन्य हैं, मैक्रो एल्गी, जो यानी कि जो अन्य जो तत्व हैं उनसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे तो एक डाउट दूर हुआ होगा कि आपको लगता होगा कि पहले जो ये ऑक्सीजन है सर्वाधिक वो पेड़ों से प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें समुद्रों से प्राप्त होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप ये प्रक्रिया देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फोटोप्लैंक्टन की प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से CO2 से ऑक्सीजन बनी समुद्रों के माध्यम से। मतलब आपको लग रहा होगा कि समुद्रों में किस प्रकार से CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इतना ज़रूरी है नहीं, तो इसके अपन पढ़ने वाले हैं नहीं। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से निर्माण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से 50% जो ये ऑक्सीजन है समुद्र से प्राप्त होती है। Did you know that half of the oxygen currently generated by photosynthesis is produced in the ocean? The photoplankton, mean microscopic plants, are essentially responsible for this process. आप ये भी देख सकते हैं कि pH वैल्यू इन द ओशियन, यानी कि जो pH वैल्यू होती है वो समुद्रों में वो घट करके 8.2 से 8.1 हो जाती है ड्यू टू प्रीवियस अपटेक ऑफ CO2।
This seems to be a small difference, but it already compares to an increases in acidity of 30%, यानी कि इससे 30% एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। आप इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो हमने जान लिया कि जलमंडल और जो स्थलमंडल का विकास तो हम कल ही देख चुके थे। आज हमने जाना कि जलमंडल और वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। तो और अब हम जानने वाले हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यानी कि हम यहाँ पे लाइफ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। वैसे तो हम अगले वाले वीडियो में भूगर्भिक समय सारणी में अच्छे से इसको जान लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आज ही अपन जान लेंगे इसको। तो सबसे पहले आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन बताते हैं, और जिससे पहले जटिल जैव यानी कि कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। यानी कि सबसे पहले कार्बनिक अणु बने, जटिल जैव कार्बनिक अणु बने। फिर 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यानी कि 300 करोड़ जो वर्ष पहले एक जीव की भूगर्भिक सेलों में जो सूक्ष्मदर्शी जो संरचना पाई जाती थी, वो आज जो शैवाल है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। और जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। ये हम पढ़ चुके हैं कि जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। और एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक के जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जाता है। यानी कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम एक ऐसी पद्धति है जिससे हमें पता चलता है कि ये जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले कौन से जीव का विकास, पहले कौन सा जीव आया, फिर उसके बाद में कौन सा, फिर मनुष्य कैसे बना। ये शुरुआत में पहले एक कोशिकीय जीव बने थे। आप इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहले बिग बैंग हुआ, फिर 4.5 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ का निर्माण हुआ, फिर प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई। फिर 600 मिलियन ईयर्स एगो प्लांट्स का निर्माण हुआ। 541 मिलियन साल पहले ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। फिर स्पॉन्जेस एंड कोरल्स, फिर फिश का निर्माण, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, यानी कि इस प्रकार से चिड़िया, बंदर, आदमी सबका निर्माण हुआ 1.8 मिलियन साल पहले। मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने जाना कि जो ये जलमंडल और वायुमंडल का विकास कैसे हुआ इसके बारे में, और जीवन की उत्पत्ति के बारे में। और अगले वीडियो में हम इस वाले चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और अगले वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसमें पढ़ने का कम और याद करने का ज़्यादा है। और अगली वीडियो में हम भूगर्भिक समय सारणी के बारे में जानेंगे, और उसमें बहुत ही ऐसे कठिन शब्द आएंगे जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, और आप इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस वाले चैप्टर का जो कि अंतिम भाग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।